असावर का मूड सख्त खराब था। आज का दिन ही बुरा शुरू हुआ था। रात देर तक असाइनमेंट पर काम करने के बाद उसे बहुत देर से नींद आई और सुबह सवेरे जागना भी मुहाल था। अम्मा ने देर से जागने पर उसे सख्त सताया। जितना वो जल्दी में थी, उसके काम उतने ही बिगड़ते चले गए। सख्त सर्दी में गीजर खराब होने की वजह से यख पानी से शावर लेना पड़ा और बाहर निकलते ही उसके दांत बजने लगे। जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस करने के चक्कर में दुपट्टा जल गया और दूसरा लिबास मुंतखब करना वक्त का ज़िया था। उसने अलमारी से हमरंग दुपट्टा निकालकर वक्त की बचत करने की कोशिश की। आज सर अब्दुल्ला के असाइनमेंट जमा करवाने की आखिरी तारीख थी। उनके गुस्सीले रवैये और जाबिराना सुलूक से सभी खौफजदा रहते थे। अब ये असावर की किस्मत थी कि ऐन वक्त पर अहमद ने उसे यूनिवर्सिटी जाने से इनकार कर दिया। मैं अब यूनिवर्सिटी जाऊंगी, इस वक्त तो कोई पॉइंट भी नहीं मिलेगा, उसने मुंह बसोरा। मैं ऑफिस से लेट हो जाऊंगा, आज एक अहम मीटिंग है, उसके अहम निकात मुझे बाहर से डिस्कस करने हैं। अहमद ने दो टोक अंदाज में इनकार कर दिया। अम्मा ने असावर की रोती हुई सूरत ना देखी तो झट सिफारशी का किरदार निभाने लगी। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा लेट हो भी गए तो बहन की दुआ से क्या मालूम मीटिंग कामयाब हो जाए। अम्मा के कहने के बाद इनकार की गुंजाइश ही कहाँ थी। अहमद वैसे भी उनका सबसे लाडला और फर्माबरदार बेटा था, तो हुक्म मानना लाजमी था। हामी भरने के बाद असावर ने नाश्ता करके उठ खड़ी हुई। उसे डर था कि 1 मिनट की भी देर हो गई तो कहीं अहमद फैसला ही ना बदल डाले। खुदा खुदा करके भागम भाग यूनिवर्सिटी पहुंची तो पहली इत्तला मिली कि सर अब्दुल्ला की वालदा की वफात हो गई है, लिहाजा वो तातील पर हैं। उसे अपनी सुबह सवेरे की हड़बड़िंग, भाई की मिन्नत समाजत और भाग दौड़ बेकार लगी। उसने कॉरिडोर में रिदा की तलाश में निगाहें दौड़ाईं, मगर वो कहीं नजर न आई। उसने यही नतीजा अक्स किया कि मौसूफ आज गैर हाजिर हैं। वो मलूल होकर लॉन में घास पर धूप सेंकने बैठ गई, मगर नर्म गरम धूप भी उसके मूड में बेहतरी ना ला सकी। उसके अंदरूनी जज्बात उसके चेहरे से अयां थे। सुर्खो सफ़ेद रंगत पर दिलकश नुकूश के साथ तीखे अंदाज में वो अतराफ का जायजा लेने में मसरूफ थी जब दो शनासा आंखें उसे अपने अतराफ महसूस हुईं। ये हमजा था, बेहद खूबरू और यूनिवर्सिटी का निहायत ज़हीन तालिब इल्म, जो हर तरह की इल्मी और अदबी सरगर्मियों में आगे रहता था। इसी वजह से वो असातिज़ा की निगाह में भी मकबूल था। वो नए तुलबा और तालिबात को उसूलों ज़वाबित से आगाह करता, फ़र्ज शनासी के उसूलों पर गामजन रहने की तलकीन करता। उसकी पुरवकार शख्सियत से बहुत सी लड़कियां मुतासिर थीं। कई ने बाकायदा दोस्ती की ऑफ़र दी, मगर वो सिर्फ दोस्ताना ताल्लुक़ बरकरार रखने वाला शख्स था। हमजा दिल की बात दिल में ही रखने वाला था, मगर फैयाज़ के अलावा किसी को मालूम न था कि उसके दिल में असावर के लिए मोहब्बत है। फैयाज़ उसका रूममेट भी था और दिन रात साथ रहते थे। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हमजा के पूछने पर असावर ने कदरे हैरत से उसे देखा। जी बिल्कुल, ज़मीन मेरे नाम अलॉट नहीं है। उसका मूड ख़राब था तो ज़बान भी कुछ कड़वी हो गई। उसके नाराज़ होने पर भी हमजा के खुशगवार मूड पर फर्क ना पड़ा। वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए पास ही बैठ गया। असावर को उसके इस तरह मुस्कुराने और टिकटकी बांधकर देखने से सख्त नागवारी हो रही थी। क्या मेरे मुंह पर लतीफ़े लिखे हुए हैं जिन्हें पढ़कर आप महजूज हो रहे हैं? आखिरकार सख्त बलफरोख्ता होकर उसने कहा। ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं बहुत दिन से आपसे बात करना चाह रहा था। अब जबकि फाइनल ईयर है, सोचा वक्त भी कम है और यही मुनासिब वक्त भी। फिर आज आपकी बॉडीगार्ड भी दिखाई नहीं दे रही। यकीनन ये रिदा की तरफ इशारा था। वो पहली बार बिल्कुल चुपचाप उसे सुन रही थी और उसकी निगाहों से वारफ्तगी वाज़ेह थी। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे घुमा फिराकर बात करना नहीं आता। दरअसल मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और इसी सिलसिले में अपने वालिदैन को आपके घर भेजूंगा। आपका जवाब क्या होगा? उसके सामने वो गुंग सी बैठी घास नोचकर फेंकती रही। क्या मेरा गुस्सा घास पर निकालने का इरादा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। वो हाथ झाड़ते हुए एकदम उठ खड़ी हुई। हमजा भी खड़ा हो गया। क्या मैं इतना नाकाबिले कबूल हूँ कि मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया गया? उसके लिए ये शिकस्तगी खुली हुई थी। जी, अगर मेरे वालिदैन हाँ करे तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं होगा। वो धीमे से कहकर वहां से चल दी। हमजा उसे तब तक देखता रहा जब तक वो नज़र से ओझल ना हो गई। सिद्दीकी साहब लाउंज में बैठे सुबह का अखबार पढ़ रहे थे कि आलिया बेगम अपने कमरे से निकली और अतराफ में नज़र दौड़ाई। सिद्दीकी साहब ने अखबार पढ़ते हुए रुक कर उन्हें देखा और चश्मा उतार कर बोले, बेगम, सुबह सवेरे चाय का एक कप तो पिला दें। तब आलिया बेगम ने किचन में झांका। ये आयजा दिखाई नहीं दे रही, न जाने कहाँ गई है। उनका मूड खराब हो गया था। इस वक्त समरा लाउंज में आई। उसके हाथ में कपड़े थे। अम्मी, आयजा कहाँ है? इसे कहा भी था कि मेरे कपड़े प्रेस कर देना। अभी तक वही बेड पर पड़े मेरे मुंह चिढ़ा रहे हैं।
ये सुनकर आलिया बेगम के माथे पर शिकनों का जाल सा बन गया। अरे होगी कहाँ, वही जमाने भर का शौक, छत पर मुए परिंदों को दाना पानी डाल रही होगी। फिर उन्होंने सख्त गुस्से में आवाज लगाई, आयजा, आयजा। वो मुट्ठी भरकर रोटी के टुकड़े एक थाली में डाल रही थी कि तभी उसे अपने नाम की सदा सुनाई दी। उसने अपने माथे पर हल्की सी चपत मारी। हाय अल्लाह, ममानी की आवाज लगती है, आज फिर पारा हाई है। या अल्लाह, मदद। वो तेजी से जग हाथ में उठाए सीढ़ियों से नीचे उतरी। आखिरी सीढ़ी पर कदम रख रही थी कि आलिया ममानी उसे कीना तोज नजरों से देख रही थी। उतर आई छत से, कितनी देर से आवाज लगा रही हो? 1000 बार कहा है कि ये जग भरकर ना ले जाया करो। उनका मूड सख्त खराब था। मेरी अच्छी ममानी, आप जानती हैं, जिस घर के चरिंद परिंद को दाना पानी मिलता है वहाँ रिस्क बंद नहीं होता। ये तो अच्छी बात है ना? आयजा मासूमियत से कहती हुई उनके चेहरे के उतार चढ़ाव का जायजा ले रही थी, जिनका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। ज्यादा बात ना करो, जाकर नाश्ता बनाओ। और हाँ, तुमने उम्रा के कपड़े क्यों नहीं प्रेस किए अभी तक? आयजा ने घबराकर उन्हें देखा, फिर जल्दी से जवाब संभाला, सॉरी ममानी, जहन से निकल गया था। वो सादगी से कपड़े उठाने लगी। आलिया बेगम उसे देखकर किस कर रह गई थी। कभी खाना भूलती हो, कभी नहीं। ममानी जान, खाऊंगी नहीं तो जिंदा कैसे रहूंगी? जिंदा नहीं रहूंगी तो घर के काम कैसे करूंगी? आप सबका ख्याल कैसे रखूंगी? आयजा जल्दी जल्दी बोलती चली गई। आलिया बेगम उसे खश्मगीन निगाहों से घूरते हुए हाथ लहराकर बोली, जबान तो कैंची की तरह चल रही है, जरा हाथ भी चला लो। आयजा तेजी से किचन में आई, जहां सारे काम उसके ही मुंतजिर थे। उसने तेजी से चूल्हा जलाकर चाय बनाई और फ्रिज से आटा निकालकर पराठे बनाने लगी। इसी अफरा तफरी में उसने सबसे पहले मामू को नाश्ता पेश किया, फिर ममानी और समरा को उनका मनपसंद नाश्ता देने के बाद किचन से निकली। ठिठरती सर्दी में मशीन चलाने का तसव्वुर उसे उदास कर रहा था। तभी असावर सामने से आती नजर आई और आलिया बेगम उसकी बलाएं ले रही थीं। वो अपनी शहरा के लिए अहमद को सोच रही थी, इसीलिए असावर की भतीजी की खूब आवभगत कर रही थी। ये घर बेहद कुशादा था, जिसकी मंजिल 2 हिस्सों में तकसीम थी। एक में बड़े भाई और दूसरे में छोटे भाई और उनके बच्चे रिहाइश पजीर थे। दोनों घरानों में आपसी मुआमलात खुश उसलूबी से चल रहे थे। असावर पौधों को पानी दे रही थी जब दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। वो चौंक गई। अम्मा नमाज़े असर के बाद तस्बीह में मशगूल थीं। तभी उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और सामने खवातीन को देखकर ठिठक सी गई। पहला ख्याल ही उसे हमज़ा का आया। वो पेपर्स के बाद अब घर पर ही हुआ करती थी और अनजाने में उसे हमज़ा का ध्यान सताने लगा था। हालांकि उस दिन के बाद हमज़ा ने भी उससे कलाम नहीं किया था, बस दूर दूर से मीठी गहरी नज़र से उसे देखता और पास से गुजर जाता। उसकी निगाहों में पिन्हा मोहब्बत का पैगाम और दिल पर दस्तक देने लगा था, और अब अचानक इन खवातीन की आमद उसे खुश कर गई। उसने उनको बिठाकर अम्मा को उनकी आमद का बताया और फिर जोनिश सी किचन में चली आई। उसे खुशी थी कि वो शख्स उसके साथ मुखलिस था, महज वक्त गुजारी नहीं कर रहा था। वो चाय के लवाजमात के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल होने लगी तो अंदर से अम्मा की आवाज़ सुनकर उसके पांव तले से ज़मीन खिसक गई। अरम बेगम सख्त संजीदा थीं। आप तशरीफ़ ले जा सकती हैं, हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं है, अम्मा ने शांत लहजे में कहा। बिलावजह गुस्सा नहीं करती थी, ज़रूर कोई वजह रही होगी, लेकिन क्या? वो समझने जा रही हैं, हमें वो बेइज्जत होने का कोई शौक़ नहीं है। ये सारी जायदाद और रुपए अपनी कब्र में नहीं ले जाइएगा। यही वक्त होता है कि लड़की का मुस्तकबिल संवारने के लिए काम आ जाता है। वो मुअम्मर खातून बोझल कदमों से जा चुकी थी। उधर अरम बेगम ने उसको पुरतकल्लुफ़ चाय के साथ आते देखकर सख्त बुरा बनाया। किससे पूछकर ये सब लाई थी? अब खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? वापस ले जाओ। लालची लोग मुंह उठाकर आ जाते हैं। घर असावर के नाम कर दूं? क्यों भला? उनका गुस्सा कम होने का नाम न ले रहा था। वो चुपचाप वापस लौट गई। अम्मा ने उसकी चुप को न जाने क्या समझा, मगर लगता था कि असावर के होंठों की हंसी छिन गई थी। वो शिकस्तगी खो गई थी। हमावक्त तितली की तरह पूरे घर में मंडलाने वाली को रोग लग गया था। कभी कभी असावर को खुद पर बेतहाशा गुस्सा आता। ना कोई वादा हुआ था, ना ही अहदो पैमान, फिर भी वो अनदेखी डोरी में बंधी हमजा के साथ दिल जोड़ बैठी थी। फिर मुकद्दर न जुड़े और दिल जुड़ जाएं तो दुख फितरी तौर पर होता है। कहीं ना कहीं वो खुद को हमजा का मुजरिम समझ रही थी। फिर जब उसका यूनिवर्सिटी जाना हुआ तब इत्तेफाकन उसकी मुलाकात हमजा से हुई। वो कुछ शर्मसारी के साथ उंगलियां चटाती नहीं, सॉरी, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं भेज सका, दरअसल हमारी फैमिली में भौतकी हो गई थी। तुम आगे एमफिल करोगी क्या? वो उससे पूछ रहा था और वो दिल पर धरे बोझ को सरकते महसूस कर रही थी। शुक्र है उस दिन आने वाली खवातीन का ताल्लुक हमजा से नहीं था।
कैंटीन चलते हैं, समोसे खाते हैं। हमजा ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा तो वो इस बात में सर हिला गई। दरअसल उससे इनकार होता ही ना था, और जो दिल की मसनद पर मुतमक्किन हो उन्हें तो इनकार मुमकिन ही नहीं। ज़ीस्त में जहाँ दुख होते हैं वहाँ खुशियों के हसीन पल भी एक बार ज़रूर दस्तक देते हैं। अब ये इंसान का काम है कि वो अपनी मंजिल पाने के लिए किस हद तक कोशाओं सरगर्दान रहता है। इसी तरह असावर भी आने वाले रिश्तों को मुसलसल रद्द कर रही थी, क्योंकि उसे तो किसी और का इंतज़ार था। उसने तो हमजा से फ़ोन नंबर्स का तबादला भी कर लिया था और उससे मुसलसल राब्ते में थी, मगर चाहकर भी उसे अपने वालिदैन को भेजने का ना कह सकी थी। सम्राट जैसे ही कॉलेज से लौटी, उसने वापसी पर अपनी सहेली के साथ खरीदे हुए रिसाले शॉपर से निकाले और दुनिया और माफिया से बेखबर लिबास तब्दील किए बगैर रिसाले की वरक तरदानी में मसरूफ़ हो गई। सरवरक की मॉडल पर उचटती निगाह डालकर उसने सबसे ज़्यादा रोमांटिक कहानी का इंतखाब किया, जहाँ हीरो और हीरोइन के हुस्न की तारीफ में ज़मीन व आसमान के खुलाबे मिलते। छम से वो किरदार उसके जहन से होकर दिल को छू लेता और वो जी ही जी में शर्माने लगती। वो तसव्वुर की आंख से खुद को हीरोइन तसव्वुर करने लगती थी। वो किसी और ही जहान में पहुंची हुई थी, यहाँ तक कि उसे 2 बार आयजा बुलाने के लिए आवाज़ दी गई, मगर उसे आवाज़ ही ना सुनाई दी थी। होश में तो तब आई जब आलिया बेगम ने सर पर आ खड़े हुए उसकी क्लास लेना शुरू की। तुम कॉलेज पढ़ने जाती हो या ये सब अला बला का ढेर इकट्ठा करने? कम से कम लिबास तो बदल लेती। खाने पर नवाबजादी का इंतजार हो रहा है और यहाँ कोई फिक्र नहीं। वो हड़बड़ाकर एकदम सीधी होकर बेड की टेक पर बैठ गई। हक तक माँ की सलावतें सुनाई थी। उफ अम्मा, बस भी कर दें। निसाबी कुतुब के साथ साथ गैर निसाबी कुतुब भी तो पढ़नी चाहिए, उनसे सीखने को मिलता है। वो अपनी दानिस्त में बड़ा जवाजी थी, मगर वो भी उसकी माँ थी। मुझे मालूम है जो असबाक तुम इकट्ठे करती हो, तुम्हारी इन कहानियों में तो लड़की बड़ी फरमाबरदार होती है, मगर मजाल है कि तुम एक बात भी मान जाओ। वो सर खुजाकर वॉशरूम में भागी। दरअसल उसे शुरू से ही ख्यालों और ख्वाबों में रहना पसंद था, और कुछ माँ बाप ने अकलौता जानकर उसकी हर खुशी पूरी की थी। आदिल सिद्दीकी और शफीक सिद्दीकी दोनों भाई थे। आदिल साहब अक्सर अलील रहते थे, इसलिए उनका बेटा अहमद शफीक के साथ ऑफिस संभालता था और साथ साथ काम करता था। अहमद को ये सब बहुत अच्छा लगने लगा। वो घर और ऑफिस में हर जगह उठते बैठते उसके कसीदे पढ़ते रहते थे। आलिया बेगम भी समरा के सामने अक्सर अहमद के हवाले से ज़ुमानी गुफ्तगू करती रहती थी, जिसकी वजह से उसका दिल अहमद के लिए धड़कने लगता, मगर खुद अहमद के दिल में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। समरा की क्लासेस खत्म होने को थी, फिर फाइनल एग्जाम्स के बाद फरागत ही फरागत थी, इसलिए आलिया बेगम ने साफ अंदाज में भावज के कान में रिश्ते की बात डाल दी थी। अब वहाँ तक तो कहानी ठीक थी, मगर अहमद आयजा से शादी का तमन्नाई था, जिसके लिए उसके अहले खाना बिल्कुल भी जहनी व दिली तौर पर आमादा नहीं थे। आयजा कॉलेज के यूनिफॉर्म में तेज रफ्तार कदमों से स्टॉप से घर का रुख कर रही थी। वो बहुत थकन महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि घर पहुँचते ही उसे बेशुमार काम दरपेश होंगे। ऐश तो समरा के हैं कि घर पहुंचते ही मज़ेदार खाना उसके सामने टेबल पर पेश कर दिया जाता है। इन्हीं सोचों में वो घर पहुंच चुकी थी। उसने गहरी सांस ली, गेट खोला और अंदर दाखिल हो गई। लाउंज के सोफे पर अपना बैग रखकर वो भी निढाल सी वहीं बैठ गई। उस वक्त अहमद ठंडे पानी का ग्लास लिए लाउंज में दाखिल हुआ और उसे पेश किया। आयजा एकदम सीधी होकर बैठी, ग्लास थामा और गटागट पानी पी गई। फिर मुस्कुराते हुए बोली, अहमद तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, कभी कभी तो तुम्हारी बलाएं लेने का दिल करता है। वो ऐसी ही थी, शफाफ दिल की मालिक। अहमद कान खुजाते हुए खुद सोचकर मुस्कुरा दिया। अब मेरी बलाएं बाद में उतारना, जाकर खाना बनाओ। अम्मी समरा के साथ खाला ने कहा है कि आयजा जैसे ही आए खाना बना दे। अहमद उसके बुरे बुरे मुंह बनते देखकर मुस्कुराते हुए बोला, उफ इतनी गर्मी है, और ये किचन के काम, कल मेरा भी टेस्ट है। अहमद ने इसकी दमकती रंगत को बगौर देखा और बोला, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करवा देता हूँ। तुम बता देना, सब्जी में काट दूंगा। लाउंज में दाखिल होती समरा ने आखिरी जुमला सुन लिया। क्या कहने? पहले जाकर लिस्ट में लिखा सामान ले आओ। अम्मा ने कहा है, जरूरी है। उसने अहमद को टोक दिया। उसकी तंजिया निगाहें आयजा के चेहरे पर थीं। आयजा अहमद की तंजिया निगाहों से घबरा कर किचन में चली आई। वो बहुत दिन से महसूस कर रही थी कि वो अब इस घर में एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं रही। ये सोचकर उसकी आंखें नम हो गईं। वो खाना तैयार कर रही थी कि अहमद किचन में दाखिल हुआ। आयजा ने एक बेबस सी के साथ उसे देखा। खाना तैयार हो गया है क्या? कल से वो मुसलसल इसके बारे में सोच रहा था और अब से बात करना चाह रहा है। बस पलाव दम पर है, अभी टेबल पर लगा देती हूँ। इसके यासियत भरे लहजे ने अहमद के दिल को छू लिया। अहमद ने उदासी से कहा, आयजा तुम किस तरह बच्ची जान की सख्त बातों को नज़रअंदाज करके हरदम हंसती रहती हो। तुम्हारा रवैया अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। काश मैं तुम्हारी जिंदगी के कांटे चुन सकूं। आयजा चौंक गई और खीरे काटते हुए इसके हाथ रुक गए। वो बोली,
अहमर, दुनिया के लोग बहुत जालिम हैं, उन्हें कभी अपनी कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए, वरना ये दुनिया हमें क्या कुछ ना देगी, इसलिए मैं सब सुन लेती हूँ। इस वक्त आलिया बेगम किचन में आईं और अहमर को वहाँ देखकर मशकूक नज़रों से आयजा की तरफ देखीं, फिर अहमर से मुखातिब हुईं। अहमर बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जानती हूँ ये हर वक्त मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भरती रहती है, तुम अंदर चलो, समरा बुला रही है। अरे नहीं, मैं तो सिर्फ खाने के बारे में पूछने आया था, आलिया बेगम ने करख्त लहजे में कहा। जाओ बाहर जाकर बैठो। और तुम क्या, आज हम सबको भूखा मार दोगी? आयजा ने शोक अंदाज में ट्रे उठाते हुए कहा। अल्लाह न करे ममानी, ये ले लें, झटपट तैयार है। शेफ आयजा के हाथ का यानी पुलाव। वो जरा भी उदास नहीं लग रही थी। घर में अजीब सा माहौल बना हुआ था। अहमद ने अरम बेगम से आयजा के लिए कहा था, जबकि आलिया बेगम बातों ही बातों में पहले ही भावज से अपनी बेटी की बात कर चुकी थी। उसकी कहने पर उन्होंने चमक कर कहा था, तुम पागल तो नहीं हो गए? ओह, कंगाल लड़की ब्याह कर ले आऊं जिसके हाथ में कुछ नहीं? अरे वो तो खुद अपने मामू के टुकड़ों पर पल रही है। उनके अंदाज पर वो सुलग कर रह गया और तड़प कर बोला, अम्मा, कम से कम आप उसके लिए ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल करें, वो मेरे लिए बहुत अहम है। मैंने मना कर दिया तो उन्होंने ये कहकर वहां से उठ गईं, जबकि अहमद ने बेदिली से सिगरेट सुलगा लिया। उस पर एक अजीब सी वहशत और कनूतियत तारी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि सारी दुनिया को तहस नहस कर दे। वो मुसलसल सिगरेट के कश लेते हुए सामने रखी भाप उड़ाती चाय को देख रहा था। उसके अंदर भी वैसा ही धुआं उठ रहा था जैसे चाय के मग से निकल रहा हो। गाड़ी तेजी से नूर मंजिल से निकली थी। फ्रंट सीट पर फयाज और उसके हमरा हमजा बराजमान थे। मेन रोड पर आते ही कार सबक रफ्तारी से अपनी मंजिल की जानिब रवादवां थी। वो दोनों खामोश बैठे थे। तभी अक़बी नशिस्त पर मौजूद रुक़ैया ने इस खामोशी को तोड़ा। अब वो लोग जब हमारी तरफ आएंगे तो क्या होगा? वो खाते पीते ऊंचे घराने के मॉडर्न लोग और हम ठहरे सादा लोग गवारे। उनके लहजे में आजुर्दगी सी घुल गई थी। हमजा ने फयाज को मदद तलब निगाहों से देखा तो वो गला खंकार कर बोला, सब अच्छा होगा, आप बस शादी की तैयारियां करें। शादी मुकर्ररा वक्त पर ही होगी, बल्कि शादी इधर लाहौर में ही कर लेते हैं, मेरा घर हाजिर है। उसने खुले दिल से ऑफर की थी। दरअसल रुक़ैया हमजा का रिश्ता लेकर उसके घर गई थी। उन लोगों को ना सिर्फ हमजा बहुत भाया, बल्कि रुक़ैया भी पसंद आई थी। ना नंद ना ससुर, बस अकेली सास, और वो भी बेइंतहा मोहब्बत करने वाली। यूं तो कोई मसला ना था। हमजा लोग जमींदार थे, किसी शय की कमी नहीं थी, मगर लड़की के घर वाले वाशकाफ लफ्ज़ों में कह चुके थे कि लड़की गांव में नहीं रह सकती। वो तो अंदर ही अंदर उसने हमजा से वादा किया था कि बाद में देखी जाएगी, वो गोठ में रह लेगी। उसे कोई एतराज़ नहीं था। यूं शादी तय पा गई थी। सुबह की अवलीन किरणों ने धरती पर अपने कदम जमाने शुरू किए और छन छन कर कमरे में आती रोशनी ने उसे बेदार कर दिया। वो जानती थी कि कुछ देर में सारे घर में जिंदगी की रमक लौट आएगी। कल सारी रात पढ़ने की वजह से वो देर से जागी थी, वरना वो बहुत जल्दी जाग जाती, क्योंकि सुबह खेजी की आदी थी। उसने वॉशरूम का रुख किया। ऊपर तले बहुत सारे काम उसके मुंतज़िर थे, जिनके लिए हौसला करना ज़रूरी था। वो फ्रेश होकर किचन में दाखिल हुई तो रात को पिज़्ज़ा एंजॉय करते हुए समरा और असावर ने बर्तन सिंक में जमा कर रखे थे। वो तो सारी सफाई सुथराई करके ही हटी थी, मगर अब फिर से उसका मुंह चढ़ा रहा था। उसने बर्तन बनाकर सब स्लीप पर पड़ी चीज़ें समेटना शुरू की। जब तक वो बर्तन धोकर फारिग हुई, तब मामी किचन में झांकने आईं। आज असावर की शॉपिंग के लिए जा रहा है। मेरा इरादा है कि मेरी समरा का भी साथ ही निकाह हो जाए, अपने अहमद के साथ। वो जानती थी कि उसे सुनाया जा रहा है, लिहाजा वो चुप ही रही। दरअसल घर में बैक वक्त खुशी की फिजा भी थी और नागवारी भी। अहमद कई मर्तबा रिश्ते के लिए अपनी अम्मा पर जोर डाल रहा था, मगर वो जानती थी कि ये मुमकिन नहीं और ना ही आसान है। अगर जागेंगी तो उन्हें नाश्ता गर्म चाहिए होगा। नया, तुम आज कॉलेज ना जाओ, बच्चियां देर से हैं, तुम हुक्मनामा जारी करो। मगर आज मेरा बहुत अहम टेस्ट है, वो पहली मर्तबा जच होकर बोली थी। उसके बाद 2 गर्म सयाल आंसू उसके चेहरे को भिगो गए। आज तो बहुत मजा आया, सारी शॉपिंग ही तकरीबन हो गई है, समरा ने आलिया के पास बैठते हुए कहा। असावर ने शॉपिंग बैग्स खोलने शुरू कर दिए थे। करीब ही आयजा सब्जी बना रही थी। उसने गहरी निगाहों से उन्हें देखा। इससे असावर के चेहरे की शादाबी बढ़ गई थी और खुशी तो समरा भी बहुत थी। घर में उसकी और अहमद की मंगनी का जिक्र चल रहा था। उसकी सोच का पंछी कहीं और परवाज भरने लगा।
असावर की पसंद की शादी थी और समरा जिसको चाहे उसे पाले। बेबसी और दुख तो फकत यतीमों के हिस्से में आते हैं, उसने खोए खोए अंदाज में सोचा। इस वक्त आलिया बेगम ने आयजा पर एक तीखी निगाह डाली और कहा, तुम यहाँ बैठी फिक्र ना कर क्या देख रही हो, जाओ जाकर खाना तैयार करो, कमबख्त सर पर ही सवार रहती है। वो बहुत अना वाली थी, कम ज़र्फ नहीं थी और ना ही बदनीयत। उसने चुपचाप किचन की राह ली। अलबत्ता वो पहली बार सोच रही थी कि कुछ लोगों को तो बिना मशक्क़त के सब कुछ मिल जाता है, ना किसी शय के लिए इंतज़ार की सलीब चढ़ना पड़ता है और ना ही मेहनत की चक्की में पिसना पड़ता है। हर शय बिन मांगे मिल जाती है। फिर दिल ने उसे यकदम झड़क दिया तो उसने लरस कर तौबा की। वो कौन होती थी जो अल्लाह की तकसीम पर सवाल उठाने वाली हो? उसकी रज़ा, उसकी मसलहत कि किसको क्या, कब और कितना नवाजना है। फिर जब तक उसकी मिक्स सब्जी बन ना गई वो इस्तग़फ़ार करती रही। बारात में अहमद की निगाहें आयजा के चेहरे का ही तवाफ़ कर रही थीं। वो आज बहुत दिल से तैयार हुई थी। आज तो उसकी छवि निराली थी। अहमद उससे शादी की बात करना चाहता था। फिर फूलों की गजरे टेबल पर रखती आयजा को उसने पकड़ ही लिया। तुम्हारा मसला क्या है आखिर? ये मसला है, वो दो बदू बोली थी। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? वो जच होकर बोला। अच्छा, क्या वाकई? वो कंधे उचकाकर लाताल्लुकी का इजहार कर रही थी। तुम जानती हो कि मैं शादी सिर्फ तुमसे ही करूंगा। जी, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये आपका मसला है, क्योंकि मुझे आपसे शादी करना ही नहीं है, न आज न कल, बल्कि एक अरसा तक मैंने इस घर में महरूमी और नारवा सुलूक देखा है। अब नहीं, मैं तो ऐसे शख्स से शादी करूंगी जो मुझे इज्जत दे और मैं सर उठाकर जी सकूं। उसके अल्फाज अहमद के कलेजे के आर पार उतर गए थे। वो बेयकीनी से उसके रोशन चेहरे और दिलकश सरापा में उलझा रहा था। फिर वो भी खफा सा पलट गया और पूरी तकरीब में उसने आयजा को पलट कर नहीं देखा। तब भी जब ऐलान हुआ कि आज असावर की रुखसती में समरा की मंगनी भी है, मगर दूसरी तरफ न जाने क्यों आयजा ने जब समरा की उंगली में अहमद का नाम की अंगूठी देखी तो न मालूद पल के लिए मुस्कुरा दी थी। ये हवेली का वसीओ कमरा था जिसकी छत खासी बुलंद थी। वो कुछ घबराहट महसूस कर रही थी। उसने नाप तौल कर निगाहों से कमरे का जायजा लिया, जिसकी दीवारें नक्शो निगार से मुज़य्यन थीं और जिस पलंग पर उसे बिठाया गया था वो एक जहाज़ी साइज मनकूश पलंग था, जिसके रंग दीवारों के रंगों से मुहामंग थे। दरवाजे चोपदार और खिड़कियां रंगीन शीशों वाली थीं, जहां से छन छन कर आती रोशनी सुर्ख और सब्ज माइल रंग लिए हुए थी। बहुत ही खूबसूरत और ख्वाबीदा सा माहौल था। उसका दिल तो अपने घरवाले से ही पहले ही जुड़ चुका था, अब इस घर से भी अपनायत महसूस हो रही थी। अचानक ही दरवाज़ा खुला और वो जो उम्मीद बांधे बैठी थी कि हमजा होगा, दरवाजे पर अपनी सांस और उसके हमराह एक और फरभी माइल औरत को देखकर चौंक गई। बेटी, मैंने सोचा कि दूसरे गोट से आई तुम्हारी खाला जी से मिला दूं, सास ने अंदर आकर असावर से मुखातिब होकर कहा। असावर हैरान थी कि ये कौन सी खाला हैं जिन्हें वो पहचान नहीं पा रही। अरे क्या सोच रही है, मैं तेरे खसम की खाला हूँ। लफ्ज़े खसम पर वो जी भर कर बदमज़ा हुई। वो बीबी पाँव पसारे वहीं नए नकोर बेड पर नीम दराज हो गई। बेटी, रस्म होती है, सास के पाँव दबाओ तो आगे नेक औलाद मिलती है, फिर मेरी ये बहन तो अल्लाह लोक है, तुम मेरे ही पाँव दबाओ। वो हैरान रह गई। वो नाजो बली थी। उनके मिट्टी में अटे पाँव और फटी एड़ियां देखकर ही उसका जी मतला सा गया। अरे तेरी बहू तो बहुत नखरेबाज है, जरा बड़ों का अदब रख। वो चुपचाप कड़वा घूंट भरकर उनके पाँव दबाने लगी, यहाँ तक कि फिजा में खाला जी के खराटे गूंजने लगे। उसने थक कर हाथ खींच लिए तो वो एकदम हड़बड़ाकर जाग गई। अरे जगा दिया, चलो अब तो तुम दबाती ही रहोगी, ये कहकर वो कमरे से निकल गई। हमजा दिन चढ़ते जरा पहले आया, तब तक वो थक कर सो चुकी थी। अगली सुबह जब वो जागी तो कमरे में धूप आ रही थी। एक पल के लिए उसे याद ही नहीं आया कि वो कहाँ है। उसने तड़प कर दीवारों और कमरे को बगौर देखा। कमरे में हमजा मौजूद नहीं था। पहल पहल हमजा शोख और खिलंडा सा नौजवान था। बाप का साया सर पर ना था, न ही बहन भाई की सूरत में कोई रिश्तेदार थे। जब खूनी रिश्तों का काहल पड़ा हो तो फितरी तौर पर उस शख्स के अंदर एक खला रह जाता है। उसके अंदर भी मोहब्बत के खला थे और वो चाहता था कि असावर उसे मोहब्बत से भर दे, मगर उसकी परवरिश में उसकी माँ ने भरपूर किरदार अदा किया था। और अब जबकि वो चाहती थी कि बहू घर में रौनक डाले, तो बहू यहाँ रहना ही नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि कुछ अरसे बाद शहर में शिफ्ट हो जाए,
जहाँ तक हमजा की बात थी, वो अभी तक कश्मकश का शिकार था। एक तरफ माँ थी तो दूसरी तरफ मोहब्बत। अब न जाने क्या होना था। जब वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो सास बोली, बहू रानी, आज तो इतनी नहुसत फैलाई, दोबारा दिन चढ़ते ना सोना। अब जल्दी मुंह पर कुछ थोप लो, जनानियां मिलने आ रही हैं पूरे गोट से। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि अगर वो यहाँ रहेगी तो ये एतराज तो करेंगी ना, वो तो यहाँ से उड़नछू हो जाएगी। कुछ देर में वो तैयार थी, मगर भूख से बुरा हाल था। सुबह सवेरे चाय का शौक था, मगर वो चुप रही। एक दिन की दुल्हन कैसे मांगती। जब वो बाहर आई तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। घर का वसीओ अरीज जहन भांट भांट के चेहरों से भरा हुआ था। इतनी ज्यादा औरतें और उनका वालेहाना अंदाज, सभी उसका सर और माथा चूम रही थीं। कुछ जोर जोर से इतनी हद तक झंझोड़ रही थीं कि उसका जी घबरा रहा था। अभी तो सिर्फ पहली 4 कतारों की खवातीन ही मिली थीं, पीछे मजीद 6 कतारें थीं। सभी अपनी अपनी जबान में दुआएं दे रही थीं। वो थकन से चूर हो गई थी। इन औरतों ने भी हद कर दी थी। उसे मोम की गुड़िया की तरह ट्रीट किया जा रहा था। ये उनकी रस्म थी, मगर उसका दम निकल रहा था। जब एक बड़ी बी ने उसका मुंह चूमने की कोशिश की तो वो एकदम चिल्ला उठी, बस प्लीज स्टॉप। ये कहकर वो कमरे की तरफ भाग गई और अंदर उठते हुए इश्तिहाल को दबाने की कोशिश करने लगी। उस वक्त हमजा लाल भुभू का चेहरा लिए कमरे में दाखिल हुआ। तुमने ये अच्छा नहीं किया। गोठ में हमारी कोई इज्जत है। तुम मेरे नाम पर एक दिन की रस्म अदा न कर सकी। सारी जिंदगी साथ निभाने की बातें, वो वादे क्या हुए? वादे और बातें तो आपने भी बड़ी बड़ी की थी कि हर कदम मेरा साथ देंगे। कल कहाँ थे? और आज जब मैं सबके दरमियान शोपीस बनी हुई थी तो वो रूहान सी हो रही थी। तुमसे मुझे ये तवक्को हरगिज न थी। इस वक्त रुकैया कमरे में दाखिल हुई। कोई बात नहीं बेटा, वो नई नई ब्याह कराई है, धीरे धीरे सब सीख लेगी। कसूर मेरा है कि मैंने उसे समझाए बिना इतने लोगों के दरमियान ले गई। रुकैया ने बज़ाहिर सुलह सफाई करवा दी, मगर दोनों के दिल से बात ना निकली और दोनों एक दूसरे से खफा थे। अभी लोगों का तांता कम ना हुआ था कि एक नई मुसीबत आ गई। उसे कुछ मीठा बनाने की रहनुमाई करनी थी। रस्म तो वो कर लेती, मगर लकड़ियों पर खाना पकाने का तरीका मालूम नहीं था। बहू, तुम परेशान ना हो, मैं हाथ बटाऊंगी। रुकैया ने आयजा का हौसला बढ़ाया, मगर जब वो लकड़ियां जला रही थी तो पहले धुएं के असर से उसकी सांस रुकने लगी। फिर जब सांस जरा बहाल हुई तो उसने खीर बनानी शुरू की। अमीरा मेवे, पिस्ते और बादाम काट रही थी। आयजा ने बेध्यानी में चीज चला दिया और हाथ जला बैठी। उसके आंसू थमने का नाम ना ले रहे थे। अमीरा ने जैसे तैसे उसकी जगह खीर बनाई, फिर भी वो नीचे लग गई। शाम का वक्त था। आयजा सबको चाय देने के बाद अपना ग्लास थामे टेरेस पर आ गई और खामोश खड़ी ढलते हुए साये में आसमान पर परिंदों को उड़ते हुए देख रही थी। वो कम उम्री से ही अपने घर बार से महरूम थी। उसे महसूस होता था कि वो किसी के टुकड़ों पर पल रही है। इस वक्त लॉन में मौजूद अहमद की वालिदा इरम बेगम की नज़र उस पर पड़ी। उसे गुमसुम और उदास देखकर उन्होंने सोचा कि बिन माँ बाप की ये बच्ची ब्याह कर ले आऊं, मगर फिर देवरानी का गुस्सा और खफ की याद आई। साथ ही ये भी ख्याल आया कि वो खाली हाथ आकर उनके दर पर बैठ जाएगी। और अब तो अहमद की समरा से मंगनी भी हो चुकी थी, मगर बहुत अरसे से वो नोट कर रही थी कि आयजा कभी भूल से भी उनके पास आकर नहीं बैठती थी। जब वो उसे बुलाकर बुलाती थी तो बहुत नागवारी से आती थी। कल ही की बात थी कि वो बहुत देर से भर लौटी तो इरम बेगम ने यूं ही कह दिया कि कोई मसला है तो अहमद ले आएगा, मगर आयजा पर गोया गुस्सा ही चढ़ गया और वो बोली, आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मेरी सरगर्मियों पर नज़र रखने के लिए आप अहमद को मेरे सर पर मुसल्लट कर देना चाहती हैं। आयजा की ये अल्फाज सुनकर इरम बेगम के दिल में मलाल जा गुजरा। अभी तो ये बहू बनकर नहीं आई तो ये तेवर थे। ना चाहते हुए भी वो समरा और आयजा का तकाबुल करने लगी। अगरचे उन्होंने आयजा को रद्द कर दिया था, मगर वो फिर भी उनके काम इसी तरह बढ़ चढ़कर करती थी। कभी कभी हमें हीरे की पहचान देर से होती है। इरम बेगम अब इसी बात पर पछता रही थी। बादलों की टुकड़ियां तैरती हुई आसमान को घेरे हुए थीं। यकदम चहारसू अंधेरा सा फैलने लगा और बादल बरस पड़े। असावर का दिल भी बहुत बोझिल था। वो भी फूट फूट कर रो रही थी। वो बहुत उदास थी, मलूल की। वो खुद जिद करके इधर अम्मा की तरफ आ गई थी। इतने अरसे से उसके पीछे कोई भी नहीं आया था। उसने भी जिद दिखाई और नतीजा ये निकला कि हमजा उससे नाराज हो गया।
ऐसा भी नहीं था कि उसने घर बनाने की कोशिश नहीं की थी, मगर वो परेशान हो गई थी। भैंसों के बाड़ी से उठती हुई बू उसे नागवार लगती थी। उसे फिजा में अजीब सी बंद महसूस होती थी। उसका दिल वहाँ मायूस हो गया था। भांत भांत की औरतें उसे घेरे रखती थीं। प्राइवेसी तो जैसे खत्म होकर रह गई थी। जब से शादी हुई थी, हमजा ज़मीनों के हिसाब किताब के सिलसिले में मसरूफ था। हवेली में होता ही नहीं था, और कभी होता भी तो न जाने किन चक्करों में उलझा रहता था। वो उसके साथ 2 घड़ी बैठने को तरस गई थी। तंग आकर उसने अपनी सास से कहा कि वो चंद दिन मैके जाना चाहती है। फिर उसे असल दुख और परेशानी ये थी कि एक बार भी हमजा ने ना मना किया और ना ही उसके जाने के बाद उसकी खैर खैरियत पूछी। वो मलूल थी, सारी मुंह दिखावे की ही मोहब्बत थी शायद। और फिर दिल यहाँ भी नहीं लग रहा था। वो रो रही थी जब आयजा आई। आप रो रही हैं? वो चौंकी थी। हाँ, दिल बहुत उदास है। वो इनकार न कर सकी। ऐसा क्यों? मुझे शायद एडजस्ट करना नहीं आता, वो हौले से बोली। कोई बात नहीं, मैं चलूं आपके साथ कुछ दिन के लिए, आयजा ने दिलजोई की खातिर कहा। आलिया जो काफी देर से उसे देखकर कलप रही थी, अब उससे रहा न गया। वो बोली, तुम अंदर चलो। आयजा चुपचाप अंदर चली गई। समरा अपने बेडरूम में हौले हौले किसी से फोन पर बात कर रही थी। फिर किसी बात पर बेख्याली में उसने बुलंदो बांग कहकहा लगाया तो आलिया चौंक उठी। इतनी रात को? वो बड़बड़ाते हुए उसके कमरे के करीब पहुंची कि समरा का जुमला सुनकर ठिठक कर रुक गई। भेजोगे फराज? मुझे बहुत डर लगता है। मैंने खुदकुशी कर लेनी है, मगर इस अहमद से शादी नहीं करनी। यूं भी वो मुझसे नहीं, मेरी कजिन से। इसी लम्हे आलिया कमरे में दाखिल हो गई और समरा के हाथ से फोन छूट गया। अम्मी? वो बौखला कर रह गई, जबकि आलिया सर थामकर वहीं निढाल बैठ गई। कौन है वो? अम्मी, वो बहुत अच्छा लड़का है। और फिर वो माँ के सामने हाथ जोड़े जल्दी जल्दी सब बताने लगी। सब तफसीलात सुनकर आलिया मुतमईन हो गई, क्योंकि जिस लड़के की वो बात कर रही थी वो बहुत अमीर था। अहमद तो उसके मुकाबले में बस मुनासिब ही था। ठीक है, तुम जहाँ चाहती हो वहीं तुम्हारी शादी होगी। वो हामी भरकर उठ खड़ी हुई। यूं भी इकलौती बेटी की खुशी उसके लिए हर शय से मुकद्दम थी। उसके सीने में अचानक दर्द उठा था। वो सोते में कराह रहा था। फिर दर्द बढ़ता चला गया। उसने चीखना चाहा मगर दम घुट रहा था। उसने साइड टेबल पर रखा शीशे का जग गिरा दिया। छनाके की आवाज पूरे घर में गूंजी। जब इरम बेगम कमरे में आई तो उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो पल भर में समझ गईं कि उनका बेटा दर्द की इंतहाओं पर है। अफरा तफरी में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। उसने माँ की बात की लाज रखी थी, मगर दिल से आयजा को ना निकाल सका और घुट घुट कर ये हालत पैदा हुई थी। वो 2 दिन जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहा। उसके दिल को झटका लगा था और फौरी तिब्बी इमदाद से अब वो खतरे से बाहर था, मगर उसे शदीद परेशानी से बचाना बहुत ज़रूरी था। आयजा ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। वो जो कहती थी कि उसे अहमद से मोहब्बत नहीं है, उस वक्त उसकी अपनी हालत बेहद अबतर थी। हफ्ते बाद अहमद को डिस्चार्ज कर दिया गया। हमजा और रुकैया भी शहर पहुंच चुके थे असावर को लेने। अब घर चलो बेटा, रुकैया ने कहा तो असावर रोकर उसके गले लग गई। नहीं, न रोते। हमजा तो इतने दिन से काम में लगा था। मैं कहती रही कि मुझे ले चल, ये कहता था अम्मा एक साथ चलेंगे आपकी बहू को लेने। यूं भी मेरे बेटे का दिल शहर में लगता है, इसलिए हमने इधर ही एक बंगला खरीद लिया है। बस उसी को सजाने में लगा हुआ था। कहता था कि तुझे सरप्राइज देगा। ये सुनकर वो बजाय खुश होने के और रो दी थी। तभी हमजा अंदर आ गया। चलो घर चलो, अब हम सब तुम्हारे बिना उदास हैं। और फिर अपने माँ बाप की दुआओं में वो एक बार फिर विदा हो गई, मगर इस बार दिल पहले से ज्यादा खुश था। जलती बुझती रोशनियों के जलवे में वो एक सुहानी शाम थी, जब 2 परियां मुस्कुराती हुई अपनी किस्मत पर नाज़ा थीं। रंग और नूर का सैलाब था जो घर के कशादा लॉन में उतर रहा था। सारी कदूरतें धुल गई थीं और आयजा को घर की इकलौती बहू मानकर सनद कबूलियत दी गई थी। वो भी कोई जिद न कर सकी, क्योंकि अहमद को खोने का हौसला उसमें न था। अहमद का नंखियों से बार बार उसे ऐसे देख रहा था जैसे यकीन कर रहा हो कि ये परी उसे मिल गई है। आयजा ने पलटकर तिरछी निगाह उस पर डाली और मोहब्बत की लपटों में सिमटी अहमद के दिल में उतर गई।